तो भाई कैसे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यार ये मैं ना बच्चों मीटिंग में रीशेड्यूल कर दूंगा। ये जो बीच में ढिंची पूजा बैठी है ना, मैं फिर कर दूंगा। कोई भी बच्चा अपने सही नेम के एंट्री के बगैर नहीं कोई अंदर एंटर हो सकेगा। सर समझ नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे जो कभी ये फेक नेम के साथ एक बच्चा आया हुआ ना, ये जो मैं मीटिंग रीशेड्यूल कर दूंगा, फिर मैं सबको रोल नंबर के साथ एंटर करूंगा। सर हम तो पहले भी कभी नहीं है। अच्छा बच्चों, आपने ना आज एक काम करना है सबने। हेलो, यस सर, यस यस सर। सर। आपने एक काम करना है कि मैं जब पढ़ा रहा होता ना, आप लोग फिर बीच में क्वेश्चंस कर रहे होते हो। उसमें फिर ये होता है कि किसी का भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता आ रहा हूँ कि ये निहायत बेसिक कोर्स है, निहायत बेसिक। ठीक है, मतलब ये कोई वो इतना प्रो लेवल का नहीं है कि मतलब जिसमें आप लोग फिक्र करो या कोई चीज़ कोई रह जाए। मैंने चीज़ नोट की है कि जो चीज़ आगे मैंने पढ़ानी होती है ना, आप लोग वो पहले से ही आने वाली चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाते हो। मतलब ये पहले दिन से ही ऐसा हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये ऐसा कोई इसका सिस्टम है बच्चों, कि जो चीज़ आप मुझसे पूछ रहे होते हो ना, वो चूँकि ये बिल्कुल आप लोगों का बेसिक कोर्स है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जो है ना वो परेशान ना हुआ करें। आप लोग ना जो चीज़ पूछनी होती है वो कोशिश किया करें कि कोई भी जो लेक्चर है ना उसके एंड पे पूछा करें। ठीक है, कि सर ये वाली चीज़ कैसे होगी या ये कैसे होगी, क्यों? क्योंकि वो ऐसे होता है कि मैं लेक्चर कंप्लीट करने के दरमियान जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर ऑटोमेटिकली आगे मैंने दे देना होता है। अच्छा जी, हमने फेडरल शरीयत कोड जो है वो तकरीबन आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी जो है वो करेंगे हम। ठीक है,
अच्छा जी, मेरे पिछले सेशन में ना बच्चे ने मुझसे ने सवाल भी किया था कि सर ये वफाकी शरई अदालत जो है इसके कोई केसेस की आप एग्जांपल्स दे दें कि इसके जो केसेस हैं वो किस तरह के, किस नौइयत के होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आप लोगों को मैं वो भी बताऊंगा आज इंशाल्लाह। आज हम जो है ना इसको अपने ख़त्म कर लेंगे किसी तरीके से। ठीक है, केसेस मुझे को बच्चा एंड में याद करवा दे कि सर ये किस नौइयत के केसेस होते हैं। मैंने कोई 10-15 जो है ना इसके एग्जाम्पलरी केसेस जो हैं वो निकाल के रखे थे। ठीक है अभी। सर अच्छा, अभी हम अब मुझे याद ही नहीं कि हम लोग कहाँ, मैंने लास्ट आपको कहाँ तक पढ़ाया था। पावर्स ऑफ पावर ऑफ powers and jurisdictions of federal शरीयत कोर्ट अंडर आर्टिकल 203 मैंने आपको पढ़ाना था, जिसमें पावर्स एंड jurisdictions एंड फंक्शंस ऑफ द कोर्ट था। ठीक है जी, अब इसमें है जी constitutional amendment has invested the federal shariat court to examine and decide any question whether or not any law or provision of the law is repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. The jurisdiction may be exercised by suo motu or on the petition of a citizen or any government. When the case is fixed for hearing, the government concerned is given notice through Attorney General or Advocate General and adequate opportunity of hearing its point of view। अच्छा, ये वही आप लोगों को मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चलो कि ऐसे ही होगा कि जब भी कोई लॉ कुरान और सुन्ना के खिलाफ बनेगा तो जो फेडरल शरीयत कोर्ट है वो दो तरीके से उसको देखेगी, या तो वो सो मोटो ले लेगी, ठीक है, या तो फिर वो क्या करेगी, उसको कोई सिटीजन जो है, कोई गवर्नमेंट जो है ना उस पर पिटीशन दायर कर देगी। ठीक है जी, मतलब कोई गवर्नमेंट भी पिटीशन दायर कर सकती है और कोई आम शहरी जो है वो भी पिटीशन दायर कर सकता है कि जी ये फलाना जो लॉ है ये इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ बन रहा है या इस्लाम के सूलों के मुताबिक नहीं है। ठीक है, फिर उसमें एक डेट फिक्स की जाएगी और अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो होता है उसके ज़रिए जो है ना वो उस गवर्नमेंट को नोटिफाई किया जाएगा कि जी आपके खिलाफ एक अपील किसी ने कर दी है, उसने कहा है कि जी कि आप जो लॉज बना रहे हैं वो इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ हैं। तो आप उनको फिर एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा सुनवाई के लिए। ठीक है, जिसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। जब सुनवाई हो जाएगी तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोर्ट को रीजंस दिए जाएंगे, कोर्ट आपसे रीजंस लेगा, आपकी आर्गुमेंटेशन होगी। ठीक है जी, अगर तो वो लॉ इस्लामी कवानीन के मुताबिक है तो गवर्नमेंट जो है वो बताएगी उन्हें कि जी ये फलानी फलानी कुरान पाक की आयत और सूरत को इंटरप्रेट किया जाए तो ये जो लॉ है ये इस्लाम के मुताबिक है। ठीक है, अब अगर तो कोर्ट जो है वो इस चीज़ को मान जाती है, वो कहती है ठीक है, फिर तो वो कुछ अर्से के बाद लॉ जो है वो आपका इफेक्ट में आ जाएगा, वो मुल्क का लॉ बन जाएगा। लेकिन इन केस अगर कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट फैसला दे देती है, अच्छा, तो दूसरे नंबर पे जब कोर्ट फैसला दे देगी आपके हक में या किसी गवर्नमेंट के हक में, तो वो जो लॉ है जो कि अंडर डिस्कशन होगा वो प्रॉपर लॉ बन जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। याद रखना, कोई लॉ अगर बन रहा होता है और उसी दौरान उसको कोर्ट में लेके चले जाते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट में, ठीक है जी, कि जी ये तो इस्लाम के कवानीन के खिलाफ है, तो वो उस वक्त इफेक्ट में नहीं आएगा। जितनी देर कोई केस कोर्ट के अंदर चलेगा उतनी देर उसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो रोक दी जाएगी। अच्छा जी, अब अगर ऐसा होता है कि कोर्ट जो है वो उसको रोक देती है, ठीक है, या उसको कह देती है कि जी ये जो आपका लॉ है ये इस्लामिक कवानीन के मुताबिक नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एक अपील का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अपील का टाइम जो गवर्नमेंट होती है उसको 6 महीने का टाइम होता है कि जी ये 6 महीने के अंदर अंदर अपील कर ले, नहीं तो ये लॉ वाकई हमेशा के लिए स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अब जब अपील फाइल कर दी जाती है ना तो कोर्ट का जो ऑपरेशन है वो रुक जाता है। ठीक है, वो ऐसे होता है कि जब आपने किसी केस में अपील फाइल कर दी है तो कोर्ट किसी भी किस्म का अगर
मैंने आपको बताया कि लॉ जिसको स्ट्रक डाउन करना होगा कोर्ट रुक जाएगी, कोर्ट कहेगी चलो मैं रुक जाता हूँ। अब उसमें ये होगा जी, जब ये प्रोसेस फाइनल हो जाता है, प्रेसिडेंट अगर फेडरल लॉ है, ठीक है, अगर नेशनल असेंबली से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट, और अगर प्रोविंशियल असेंबली से रिलेटेड है तो गवर्नर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वफाकी इदारे होते हैं और जो प्रोविंशियल इदारे होते हैं, प्रोविंशियल इदारों में गवर्नर उनको डील कर रहा होता है, ठीक है जी। वो स्टेप लेता है और उस लॉ को अमेंड कर देता है और उस लॉ को उस मुताबिक करने की कोशिश करता है कि वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो जाए, ठीक है। यानी कि जब कोर्ट आपको एक बार आपको अपना फैसला आप लोगों के हक में दे दे, ठीक है, आप लोगों की अपील का टाइम हो, ठीक है, और अपील के बाद प्रोसेस भी पूरा हो जाए, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो स्टेप लेता है और लॉ को जो है इस्लाम के इंजेक्शंस के मुताबिक अमेंड कर देता है, ठीक है। ताहम such law is deemed to have ceased its effect from such day specified in the final decision, ठीक है जी। अगर फाइनल डिसीजन में आ जाता है कि जी ये लॉ तो इस्लाम के खिलाफ है, तो फिर वो उसी वक्त अपना इफेक्ट खो देगा, वो हमेशा के लिए नल एंड वाइड हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ तब तक जो है वो हवा में दरमियान में अड़ा रहेगा, या वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, ठीक है। पहला कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है, कि ये लॉ इस्लामिक कवानीन के खिलाफ है, आप साथ ही कोर्ट में चली गई गवर्नमेंट के, नहीं जी हम आपको ये साबित कर सकते हैं इस्लाम के खिलाफ नहीं है, अपील आपने कर दी। अब 6 महीने का अपील का टाइम है, उस दौरान जो है ना कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब तकरीबन 6 महीने बाद वो अपील का फैसला हो जाएगा, ठीक है, वो बंदा अपील करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो लॉ है अगर तो वो इस्लामिक कानून के मुताबिक हुआ तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये द फेडरल शरीयत कोर्ट विल एग्जामिन, अच्छा ये आगे इसकी कुछ उन्होंने मिसालें वगैरह दी हुई हैं। अच्छा इसके बाद रिवीनल एंड अदर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर आर्टिकल, अब देखें जी, सिर्फ और सिर्फ जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के जो आइन है या मुल्क के जो कवानीन हैं सिर्फ उनको नहीं ये डील कर रहा होता। मतलब कि एक पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, नेशनल असेंबली ने, प्रोविंशियल असेंबली ने, ये सिर्फ और सिर्फ उसको नहीं डील कर रहा होता, ये इसके साथ साथ इसके पास दूसरी रिवीजनल पावर्स भी होती हैं, यानी कि ये क्रिमिनल केसेस जो हैं ना, किसी भी किस्म के रिकॉर्ड को या किसी भी किस्म के इंसान को बुला सकता है, इसके अंदर पावर्स होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इन्वेस्टेड द फेडरल शरीयत कोर्ट विद रिवीनल जुरिस्डिक्शन टू कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय, ये किसी भी क्रिमिनल कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकता है, ठीक है, और ये किसी भी कोर्ट का किसी भी केस का जो रिकॉर्ड है उसको एग्जामिन कर सकता है, ठीक है जी। खास तौर पे जो लॉ जिनकी इन्फोर्समेंट हदूद के अंडर आती है, ठीक है, इसकी करेक्टनेस देखने के लिए, इसकी लीगैलिटी देखने के लिए, ठीक है, इसकी प्रॉपराइटी देखने के लिए कि जी ये जो सेंटेंस दिया गया था हदूद का, ठीक है, इट वाज इन ऑर्डर, क्या ये रेगुलर था या क्या रेगुलर नहीं था, ठीक है। वाइल कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस में बी सस्पेंडेड, जब इसमें भी यही होगा कि जब आपने कोर्ट ने किसी क्रिमिनल केस में किसी बंदे का हदूद केस में, ठीक है, कोई डाटा मंगवाया है, उसका रिकॉर्ड मंगवाया है, ठीक है, और उसको अब इस कोर्ट ने ट्राई करना है, ठीक है, ये देखने के लिए कि जी इसको जो सजा दी गई थी वो हदूद केस में वो इस्लामिक कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, ठीक है। तो जब इसको while calling the record the execution of any sentence may be suspended and accused may be released on bail, ठीक है। आपको पता है बेल के कुछ असूल होते हैं, जब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि बेल किन ग्राउंड पे मिलती है। अच्छा जी सर जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा जब एक पिटीशन या किस तरह की खिलाफी थी, भाई क्वेश्चन एंड पे होने हैं, क्वेश्चन एंड पे होने हैं भाई। कोई नहीं हाँ पूछो क्या कह रहे हो। ये है कि अगर सर वो कानून डिले हो जाए, जिस तरह एक नंबर की रिसालत का कानून है या सर कानून इस तरह का है कि औरत पे हाथ नहीं उठाना, अगर सर इस तरह का
जो जुर्म कमिट हो जाता है उसके दौरान, अब वो कानून तो सर मौजूद नहीं है, तो उसके अब अल्टरनेट क्या चलेगा? मुझे आपकी आराम आराम से पूछो, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, किस तरह आप क्या पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक कानून है वो डिले हो जाता है कुछ टाइम के लिए, सस्पेंड कर दिया जब अदालत में उसका केस चल रहा है, ठीक है। लाइक कानून ये तौहीन रिसालत का या वुमेन एक्ट है, अगर सर वो कोई जो जुर्म कमिट हो जाता है उस दौरान जब ये कानून लागू नहीं है, तो सर उसका अल्टरनेट क्या होगा उस टाइम के लिए? देखो यार, अभी आपको मैं एक बात बताऊं, अभी आपके लॉ में जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, ठीक है, कुरान पाक, इन सब के जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीपीसी में अगर आप लोगों ने देखना हो, पाकिस्तान पीनल कोड में जो सेक्शन 295 है ना, और ये आगे चल रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डील करते हैं। तो कानून तो आपके पास मौजूद है तौहीन रिसालत का या तौहीन असहाब का, लेकिन पार्लियामेंट में अब वो एक चीज बना रहे हैं। जी जी सर टॉपिक क्या है? मैं लेट है। फेडरल शरिया कोड। फेडरल शरिया कोड ही है। अच्छा ठीक है नूर, तुम्हें समझ आ गया। अभी देखो पीपीसी के अंदर आपके लॉज तो मौजूद हैं जो डील करते हैं ये अपना तौहीन को, ठीक है, लेकिन इसमें अभी हम फिलहाल जो बात करें ना उसको फिर उसी मतलब उससे पहले कोई ना कोई तो उसका प्रोसीजर होगा ही ना। कोई भी लॉ है या कोई भी चीज अगर है उसको उससे पहले जिस तरह डील किया जा रहा होगा, बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे नहीं होता कि मतलब पहले भी आप कोई चीज कह रहे हो कि लॉ नहीं बना तो लोग तौहीन करके बच जाते हो या लॉ को इस तरह, वो ऐसे होता है कि उससे पहले कोई ना कोई लॉ बना होता है लेकिन उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती या उसकी सही तरीके से उस तरीके से ग्रेविटी नहीं होती कि ये जो है ना लॉ उसके मुताबिक उसकी सजा नहीं होती, कम होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, या उसका प्रोसीजर लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि देखिए हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, ये सबसे पहले तो 1935 इंडियन एक्ट से उन्होंने लिया, फिर वक्त के साथ 1956 का आया, 62 का आया, 73 का आया, इसके दरमियान अमेंडमेंट्स होती गई, ठीक है। 73 का जो अमेंडमेंट है आपको पता है कि उसकी जो दूसरी अमेंडमेंट थी उसमें उन्होंने कादियानी जो है उनको कादियानियों को उन्होंने आपको पता गैर मुस्लिम करार दे दिया हुआ था, ठीक है। तो कोई भी लॉ अगर नहीं बना हुआ ना तो उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा लॉ होता है जिसके जरिए उसको कवर किया जा रहा होता है। अब मैं आपको क्रिमिनल केसेस की बता रहा हूँ कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है कि इसके पास पावर होती है कि ये हदूद का कोई भी केस जो क्रिमिनल लेवल का हो उसको ये क्या कर सकती है, ट्राई कर सकती है, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड है उसको तलब करेगी, ठीक है, और जब ये किसी केस की सुनवाई शुरू कर देगी तो पिछली अदालत से उसे कोई भी सजा मिली होगी तो वो रोक दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका केस फेडरल शरीयत कोर्ट में चल रहा होगा, चेक किया जा रहा होगा कि आया ये जो केस है इसकी जो सजा इस बंदे को दी गई है, क्या ये केस जो है ये बंदा इस्लामी कवानीन के मुताबिक इसको सजा दी गई है। अब उसमें क्या होगा कि वो बंदा बेल भी ले सकता है कि जी मेरा जो केस है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में चल रहा है, तो उसको इन ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है, कुछ देर के लिए बेल मिल जाएगी, ठीक है। ताहम इसमें ये चीज़ होगी, फेडरल शरीयत कोर्ट देखेगी कि जी इसकी ये जो इसने गुनाह किया है क्या इसको हदूद के मुताबिक सही सजा मिली है या नहीं मिली, या जो भी उसकी बात होगी, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ ये चीज़ होगी कि जो सजा जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें यह नहीं हो सकता कि एक बंदा बरी करार दे दिया गया तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये फेडरल शरीयत कोर्ट का एक छोटा सा रूल आपने याद रखना है कि ये किसी भी किस्म के रिकॉर्ड को बुला तलब कर सकती है, ठीक है, क्रिमिनल केस में, हदूद केस में, ठीक है जी, कोई भी लॉ चेक कर सकती है कि जी इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद केस में लॉ की सही इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है, और ये जो सज़ा है उसको देख सकती है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी सूरत में जो एक्विटल है कि कोई बंदा बरी करार दे दिया गया है उसको दोबारा कन्विक्शन में नहीं अपनी रिविजनल जुरिडिक्शन के अंदर लेके जा सकती, ठीक है जी। बात समझ में आ गई है कि ये जरूर ट्राई जरूर कर सकती है किसी भी क्रिमिनल केस को। एक मिनट मोहम्मद ओन अली, तुम्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ, तुम्हें ग्रुप में बात करने की तमीज ही नहीं है। सर पहले देखें ये बात क्या हुई है, मैंने इसकी वजह से ये क्या पीछे देखे
अजीब बदतमीज बच्चे हैं यार। तुम लोगों की मैं चैट बंद कर दूं? तुम लोगों ने इस तरह की हरकतें करनी होती हैं तो मुझे तुम सर लोग हमें बता दो। बहुत अफसोस हुआ सर, ये देखिए। अजीब बदतमीज बच्चे हैं यार। ये मुझे लगता है मुझे आप लोगों की जो है ना चैट यार, या आप लोगों की चैट मुझे बंद करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इस तरह देख लो, मैं आपको पहले दिन से ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोई बच्चा मुझसे किसी ने सवाल करना अगर होगा ना तो मुझे समझ नहीं आएगा। ये है कि मैं नेक्स्ट में आपकी चैट जो है चैट मैं क्लोज कर दूंगा। उसमें सिर्फ यही सबसे बड़ा नुकसान है कि आप लोगों को इसमें नुकसान होना है कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना होगा, वो फिर यही बात होगी कि जी टीचर सही तरीके से आंसर नहीं करता। अब मैं चैट खोलने में देखो कितनी बदतमीजी वो बच्चा करके गया है। ये दूसरे सेक्शन के बॉयज इसमें कैसे हैं? ये क्या मतलब हो रहा है यार इधर? ये कोई बच्चा मुझे गाइड करे। उमैर तुम बताओ, क्या ये चैट सर में ये लिंक कर देते हैं फिर व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो भी आ जाते हैं। जी सर। तो यार ये उनको किसने लिंक सेंड किया दूसरे सेक्शन के बच्चों को? सर किसी ने भी नहीं किया, मैंने जो मेरे आपने जो मुझे लिंक सेंड किया वो मैंने अपनी क्लास के ग्रुप में और जीआर को सिर्फ सेंड किया है। ये मारिया रियाज हमारी क्लास की कोई बच्ची है? सर ये हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की मैम थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? पीएफ की ना बहुत ही अच्छी मैम थी। सर नेम चेंज करके कोई तंग कर रहा है। यार कोई इज्जत करे सर की, जो आपकी इज्जत करता है यार, क्या बंदे हैं आप। अच्छा चलो हम लोग उमैर ये है कि फिर यार मैं नेक्स्ट से जो है ना मैं चैट भी जो है ना बच्चों की वो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? वो बच्चे जो है ना वो हैंड ठीक रेस है अपना हैंड रेस कर लिया करें, या बहुत ज्यादा किसी को कोई नहीं इशू। सर, आप भी ऐसा करें, आप भी अपना ना आज दूसरों सर की तरह यूट्यूब पे अपना लेक्चर दे दिया आपने। ये स्नैन अरशद कौन है? सर ये भी क्लास के ही है। यहाँ से कुछ सेटिंग उमैर तुम्हें पता है? मैं चैट तो पहले म्यूट करूँ यार। हेलो उमैर, ये को पता है इसकी चैट कैसे बंद होती है? नहीं सर मुझे तो नहीं पता इसका। अच्छा जी एक मिनट। अब वही बात है ना, मैं अब इसमें लगूंगा तो तुम लोगों के लेक्चर का टाइम सारा ज़ाया हो जाना है। तो यार आप लोग चैट जो है ना वो इग्नोर करो, वो दूसरे सेक्शंस के लोग आए हुए हैं, तो आप लोग काइंडली जो है ना वो उसको चैट को ना उसको इग्नोर करो, ठीक है? ओके सर। यस सर। अच्छा अब जी हम इसके बाद पढ़ेंगे जी पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कोर्ट है, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले बात याद रखना The Federal Shariat Court has the power to conduct its proceedings and regulate its procedure in all respects as it deems fit. It has the power to summon witnesses and documents and to issue commissions, ठीक है जी? फेडरल शरीयत कोर्ट जो है जब अपना प्रोसीजर कर रही होगी तो इसके पास पावर्स होंगी कि ये किसी भी विटनेस को समन कर सकती है, ठीक है, बुला सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट की तलबी कर सकती है, ठीक है, या कोई कमीशन जो है वो इशू कर सकती है, ठीक है जी? अ पार्टी में बी प्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट हैविंग 5 years प्रैक्टिस, ठीक है जी? जो भी अदालत में केस पेश किया जाएगा, अगर कोई आम सिटीजन कर रहा है, कोई आम बंदा कर रहा है, तो कम से कम उसका जो केस पेश करने वाले जो वकील होगा उसकी कम से कम प्रैक्टिस जो है उसकी म्याद 5 साल होगी, ठीक है? और उसका नाम जो है वो लिस्ट के अंदर होना चाहिए जो वफाकी शरई अदालत की है, ठीक है? उसके बाद ये इसका सूल याद रखना, वो कभी भी अपनी पार्टी के लिए प्लीड नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है
रेलिवेंट इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के मुताबिक दाखिल करेगा, ठीक है। और ये याद रखना, मतलब वफाकी शरई अदालत में या फेडरल शरीयत कोर्ट में हर बंदा, हर वकील जो है वो नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कुछ वो लोग जाते हैं कि जो इस्लामी कवानीन के एक्सपर्ट होते हैं, जिनको इस्लामिक लॉज के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होता है। और आपने बेसिकली, ये तो लॉ की एक बात है, लेकिन जो वफाकी शरई अदालत में केस चल रहा है, तो वो तो बच्चों टोटल ही दूसरी तरफ टर्न कर जाएगा। मतलब आपने इस्लामी कवानीन को जो है उनको इंटरप्रेट करना होगा, ठीक है। कोई बंदा है, अब आप अदालत में जाते हो, बाकी में तो ठीक है आप हवाले देते हो, लॉस के देते हो, केस लॉस के देते हो, लेकिन जब आप वाकई शरई अदालत में जाओगे तो वहां पर तो आप ना, कोई इस्लामिक लॉ है तो आपने उसको इंटरप्रेट करना होगा, अदालत को बताना होगा कि जी ये इस्लाम, कुरान और सुन्ना ये कहती है। साथ अपना बंद करो साउंड, मुझे आवाज मेरी बैक पे आ रही है, अपना आवाज बंद करो। अच्छा, उसमें ये होगा कि जो एडवोकेट साहब होंगे वो अदालत में अब कुरान पाक और सुन्ना जो के मुताबिक जो कवानीन है उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि नहीं जी ये लॉ आपको लग रहा है लेकिन ये ऐसे नहीं है, इसको अगर इंटरप्रेट किया जाए मुख्तलिफ रावियों के हवाले देंगे, साबित करना होता है। मतलब ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, द कोर्ट में इनवाइट एनी पर्सन टू रेंडर असिस्टेंस द प्रोसीडिंग बिफोर फेडरल शरीयत कोर्ट आर एग्जाम्प्ट फॉर द कोर्ट फी। एक मिनट बच्चों, अच्छा जी, इसकी कोर्ट फी नहीं होती, ठीक है। द कोर्ट हैज बीन कन्फर्म्ड विद द पावर्स ऑफ रिव्यू अपॉन द ऑन डिसीजन, ठीक है। और ये अपने फैसले के ऊपर खुद रिव्यू ले सकती है, ठीक है। याद रखना, वफाकी शरई अदालत जो होती है इसकी कोई कोर्ट फी नहीं होती। ये जब चाहे किसी बंदे को विटनेस के तौर पे बुला सकती है, या जब चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट की तब्दीली वो कर सकती है, तलबी कर सकती है, ठीक है जी। अब मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि इसकी जो अपील है वो वफाकी शरई अदालत की, ठीक है। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, उसको कोई बंदा नहीं रोक सकता, कोई अदालत नहीं रोक सकती, ठीक है। सिर्फ इसका शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होता है, ठीक है। सिर्फ वो इसके फैसले को चैलेंज कर सकता है, उसके अलावा वफाकी शरई अदालत का जो फैसला है ना बच्चों, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। एक इनका अपना ही बेंच होता है, ठीक है। मतलब वफाकी शरई अदालत ने जो फैसला दे दिया उसे कोई भी हाई कोर्ट चारों सूबा को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्टेटस है, इसकी जो इसका जो इज्जत है, तकरीम है, वकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, ठीक है। तो इसके फैसले को अगर कोई चैलेंज अदालत कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके फैसले पर जो अपील है ना, वो शरीयत अपीलेट बेंच जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर हो सकती है। उसके अलावा सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ। बाकी सारे बच्चों को आ रही है? यस सर, आ रही है, बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, सबको आवाज आ रही है? अच्छा जी, अब इसमें जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, इसमें मैंने आपको सर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ हाँ आ जाओ। इसमें अब ये क्या चीज है जी बच्चों, अब इसमें ये देखो, आप लोगों को मैंने, कुछ बच्चों को मैंने आपको बताया था कि जी अगर कोई आम बंदा इसमें अपील करेगा तो उसको 60 डेज का उसका टाइम होगा, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट अपील करेगी तो वो 6 महीने का टाइम होगा, ठीक हो गया। अब इसकी मैंने बार ऑफ जुरिस्डिक्शन भी आपको बता दिया है। खैर, इसकी जुरिस्डिक्शन को कोई और अदालत एंटरटेन नहीं कर सकती या उसको रोक नहीं सकती, सिवाय इसके अपने जो है ना शरीयत बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेडरल शरीयत बेंच होगा वो। अच्छा जी, डिसीजंस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट आर बाइंडिंग अपॉन हाई कोर्ट एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। अभी हम इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इसके कुछ केस लॉज हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो शरीयत बेंच ऑफ फॉर अपील होगा ना, जो उसमें 3 मुस्लिम जजेस होंगे और 2 उलमा कराम होंगे, ठीक है। क्योंकि ये टोटल इस्लामिक लॉज हैं, ठीक है। इनको इस्लामी कवानीन के मुताबिक इनको इंटरप्रेट किया जाएगा, उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो जो वफाकी शरई अदालत के जो जज साहिबान होंगे जो कि इसको डील करेंगे, इसके अपील के केसेस को, ठीक है, जो कि इसके अपीलेट बेंच को डील करेंगे, ठीक है, वो 3 मुस्लिम जजेस होंगे और 2 उलमा कराम होंगे। उलमा कराम की मैंने आपको वजूहात बता दी कि उलमा कराम क्यों होंगे। अच्छा जी, अब इसमें
कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझसे बच्चे ने पूछी थी, मैं पिछली दफा उसको जवाब नहीं दे सका था कि जी सर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है वो 1981 में ना मार्च में, ठीक है, ज़ियाउल हक के दौर में एक अपील की गई थी जिना के केस में, ठीक है। तो उसमें कुछ जजेस ने फैसला ऐसा दिया था कि सबसे पहला फैसला ही वहां पे गया था, ठीक है। उन्होंने कोई ये कोड़े वगैरह मारना या जिना के केस में कोई उन्होंने जजेस ने सजा दी थी, तो उन्होंने फैसला कुछ इस तरह का दिया था कि जी ये कोड़े वगैरह मारना या कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो इस्लामिक कवानीन के खिलाफ है, मतलब कंट्रोवर्शियल सा फैसला था। तो उस केस को फिर बाद में जो है ना ज़ियाउल हक ने पूरी की पूरी सारी की सारी अदालतों का सिस्टम बदल दिया था। मतलब 1981 का केस आप लोग अपनी पर्सनल स्टडी के लिए इसको पढ़ के देख लीजिएगा फिर, ठीक है। फिर 1982 में वुमेन जजेस का केस था, ठीक है, कि जो औरतें हैं वो वफाकी शरई अदालत में जजेस लग सकती कि नहीं लग सकती, या खवातीन जो हैं आया वो फैसले दे सकती हैं कि मर्दों के मामलात होते हैं, अगर कुछ मामले हैं कि उसमें सिर्फ मर्दों के मामलात हैं, ठीक है। तो उसमें क्या खातून जो है वो जज जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में हो सकती है। तो 1982 में ये फैसला भी खवातीन के हक में आया था, इसमें उन्होंने औरतों के हक में दिया था। और इसी तरह ही 2013 में जो है वो अशरफ जहां नाम की आपकी फर्स्ट फीमेल जज हुई थी, जो कि वफाकी शरई अदालत की जज थी, ठीक है, जस्टिस थी जो। अच्छा, फिर इसमें केस आया 2016 में, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसको चैलेंज किया गया, ठीक है, वफाकी शरई अदालत में, ठीक है। उसके बाद 2017 में बड़ा एक लैंडमार्क सीन आया था जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी केस जो है वो लेके गए थे, और उसको उन्होंने वो कहते थे कि जी जो टेस्ट ट्यूब बेबीज है ये जो केसेस हैं ये इलीगल है या फिर ये इस्लामिक नहीं है, जो टेस्ट ट्यूब प्रोसीजर के जरिए बच्चे पैदा होते हैं। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये हक में दिया था, उन्होंने कहा था जी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं कि ये एन इस्लामिक हैं और इनके पैदा होने में कोई हराम होने वाला कोई मसला नहीं है इस तरह का, ठीक है। तो ये मैंने आपको 1981, 1982, 2016 एंड 2017 मैंने आपको 5-6 मिसालें जो है ना वो दे दी हैं, ठीक है। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया था इसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया था। तो मतलब ये ईव टीजिंग के बारे में था कि औरतों पे जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल अगेंस्ट वायलेशन, ठीक है। लेकिन अब तो ये पास हो गए हैं, हम लोगों के जो लॉज हैं वो वक्त के साथ साथ जो है बड़ा बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे होता था कि अगर कोई जिना का कोई केस होता था, ठीक है, उसके बारे में कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई लॉ प्रॉपर था ही नहीं, मतलब दोनों पार्टियों को इक्वली सफ़र करना पड़ता था, ठीक है। जिसने जिना अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसको भी, और जिसके ऊपर जिना अटेम्प्ट किया गया उसको भी, मतलब दोनों को ही बराबर टोटल केस में बराबर सफ़र किया जाता था, दोनों के ऊपर 376 को के अंडर ही डील किया जाता था। वक्त के साथ साथ लॉज के अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, लॉज को काफ़ी देखा जा रहा है। तो आज मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 मिसालें दी हैं। अब ये है कि ये जो केसेस हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये किसी ने अगर लिखने हैं तो ये लिख ले, ठीक है। 1981 में जिना अपील थी, 1982 में वुमेन जजेस केस था, 2016 में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट था, और 2017 में टेस्ट ट्यूब बेबी जो केस है, ठीक है। बड़े लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है, इनको कोई बच्चे देख सकते हैं कि सर लास्ट वाला बताइएगा। 2017 में टेस्ट ट्यूब बेबी केस था। ठीक है सर। ये सिर्फ आप लोगों की एग्जांपल्स के लिए है कि आप लोगों को पता लगे कि जी क्या एग्जांपल्स हैं। हाँ, क्या सवाल, मोहम्मद नूर क्या सवाल पूछ रहा है? अच्छा सर, वो मेरा क्वेश्चन वही स्टार्ट में आपने कहा गवर्नमेंट भी पिटीशन दायर कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट का काम है लेजिस्लेटिव बॉडी का कि लॉ बनाना, सर वो फिर वो कैसे पिटीशन दायर करती है अपनी एक लॉ के खिलाफ? यार अपने लॉ के खिलाफ नहीं करती, हो सकता है कि वो कोई दूसरा सूबा है वहां पे कोई लॉ दाखिल किया जाए तो वो उसके खिलाफ कर रही हो, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है लॉज फिर आगे जाकर ये मिलते हैं। तो ऐसे भी होता है कि फिर वो नेशनल लॉ कोई बन जाता है, तो उसमें बाज़ों का ऐसे होता है कि मतलब किसी और सूबे ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो इस्लामिक कवानीन के खिलाफ है, तो जाहिर बात है पहला स्टेप ये होता है, उसके बाद उसको नेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को देखती है कि जी फलाने पार्लियामेंट के अंदर ये वाला लॉ पास हो रहा है, ये तो इस्लामिक कवानीन के खिलाफ है, तो एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस के खिलाफ जा सकती है। नहीं सर जी, वो प्रिवेंस किस तरह रहता है, जब वो पहले जब लॉ बनाते हैं तब वो जारी बात है कि वो फेडरल जो है हमारा
नेशनल असेंबली में भी जाता है। हम प्रोविंशियल असेंबली की बात करें, अभी हमने प्रोविंशियल की बात की है ना। देखो जो लॉज जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे बनते हैं, ठीक है। वो जो आप ले गए हो ना, वो सेनेट को, नेशनल असेंबली को ले गए हो। मतलब सर वो अप्रूवल के लिए जाते हैं ना उधर, मतलब कि जब वो नेशनल लेवल तक उनका प्रोविंशियल असेंबली के जो लॉज होते हैं ना, वो आगे नहीं जाते, वो प्रोविंस के अंदर ही डील हो जाते हैं। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, वो बेटा ऐसे होता है। वो नेशनल असेंबली का एक लॉ होता है, वो फिर आगे अप्रूवल के लिए सेनेट में जाता है, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, वहां पे उसको देखा जाता है। ये हमने बात की कि एक गवर्नमेंट की, मतलब एक प्रोविंस की गवर्नमेंट की। ओके सर जी। और किस बच्चे ने हैंड रेज किया था? शम्सुद्दीन सर पूछना ये था कि जो है ना फेडरल शरीयत कोर्ट, ये किसी को सजा भी दे सकती है या ये अन इस्लामिक के खिलाफ जो है ना अपना जजमेंट देती है सिर्फ? बिल्कुल सजा दे सकती है, ठीक है। सजा दे सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकती कि जी हाई कोर्ट में किसी बंदे को एक्विट कर दिया गया, ठीक है। एक एक्विटल का मतलब होता है एक बंदा बरी करार दे दिया गया, ठीक है। सजा दे सकती है, कम ज्यादा कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये कोई बंदा, अगर हाई कोर्ट ने एक बंदा बरी कर दिया ना, तो ये उसकी एक्विटल को दोबारा से कन्विक्शन में नहीं लेके जा सकती। सजा ज्यादा हो गई है तो ये काम कर सकती है, ठीक है। इस तरह की चीजें कर सकती है, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि जी एक बंदा वैसे ही बरी हुआ है तो आप उसका केस ले जाओ, उठा के आप ले जाएं वफाकी शरई अदालत में, तो वो रिहा हुआ बंदा जो है वो पकड़ के दोबारा कन्विक्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन सजा दे सकती है, क्रिमिनल केसेस में, हदूद के केसेस में सजा दे सकती है ये। जी सर। और उसके बाद अगर कोई केस आता है और जजमेंट जो है ना फेडरल शरीयत कोर्ट की वो किसी सेक्ट के खिलाफ होती है, तो वो अगर तौहीन अदालत कर देते हैं? यार ये याद रखना, देखो तौहीन अदालत जब भी किसी किस्म की होती है ना, तो फिर उस पे भी ये एक्शन ले सकती है ना? यार तो जाहिर बात है, हर कोर्ट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कि जब भी किसी के नहीं होता तो ये अगला प्रोसीजर होता है, वो तौहीन अदालत हो जाता है, फिर उसके बाद उसका अलग प्रोसीजर चलता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो फिर आपको पता है जो आपकी इंतजामिया उसी ने करवाना होता है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उन्होंने फिर इसको आगे लेके जाना होता है। जी मारिया। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मारिया रियाज अपने ग्रुप की नहीं है ना? नो सर। यार बताते तो सही, इसने अच्छी खासी, ये लड़का जो भी है। अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम मैं ना इसी तरह ही करूंगा बच्चों, कि मैं चैट आपकी ऑफ रखूंगा, ठीक है। हाँ अली महबूब पूछ लो मेरे से, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा ना वो होगा इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी। जी अली महबूब। सर हदूद के केसेस कौन से होते हैं? यार ये हदूद के तो वैसे तो हम लोगों ने अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इनको खत्म कर दिया गया है, मतलब कुछ देर के लिए इनको रिपील कर दिया गया है। ये होते हैं जिना से रिलेटेड जो कोड़े पड़ते थे, ठीक है। हदूद के केसेस जो हैं, जो कवानीन जिनकी सजा अल्लाह ताला देता है ना, या जो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक जिनकी सजा होती है, जैसे जिना पे कोड़े मारे जाना, शराब पे कोड़े मारे जाना, किसी पे फोर्निकेशन का इल्जाम लगाना, उस पे कोड़े मारे जाना, चोरी पे हाथ पैर काटना, ठीक है। ये सारे जो केसेस हैं ये हदूद के केसेस होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर अगला टॉपिक रूल ऑफ लॉ होगा? नहीं, अगला इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी होगा। सर रूल ऑफ लॉ नहीं पढ़ना हमने? बेटा रूल ऑफ लॉ भी पढ़ लेंगे, अभी तो आपके काफी लेक्चर पढ़े हैं। यस सर। और वो परेशान नहीं हो ना, रूल ऑफ लॉ भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है सर। चलो ठीक है इंशाल्लाह। ये मोहम्मद अहमद कोई सवाल पूछना चाह रहा है? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में सर क्या फर्क है? यार ये दोनों एक ही चीज होते हैं, और इसका मैंने आपको बताया कि इसका ये एक आपका पूरा अलग से एक टॉपिक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के कोई भी गवर्नमेंट जो होगी ना, उसका जो अटॉर्नी जनरल होगा या एडवोकेट जनरल जो होगा,